हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको जो बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के लिए उपयोगी होगा, इसमें हम लोग पहला से लेकर 12वीं तक में जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा बीपीएससी के अन्य भी जो एग्जाम हुए हैं जैसे सीडीपी के, सीडीपीओ के और मेन बीपीएससी के जो एग्जाम पीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें आपको ये जितने क्वेश्चन है इसके माध्यम से तो पूरा सिलेबस हम लोग डिटेल में कवर करेंगे हर क्वेश्चन के माध्यम से, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको जो है बेहतर तरीके से कैसे बनाया जाए वो भी समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ है, 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ये घोषणा हुई है 19 जुलाई 1605 को, 19 जुलाई 1905 को। इस समय के जो वायसराय थे ये थे लॉर्ड कर्जन, और इन्हीं के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी कर्जन। इसका जो कारण बताया गया था, बंगाल विभाजन की जो घोषणा का कारण बताया गया था, वो कारण बताया गया था प्रशासनिक, कारण प्रशासनिक बताया गया। प्रशासनिक कहने का तात्पर्य है कि अगर आप बंगाल को देखेंगे, ये भारत का नीचे का हिस्सा जो है, तो बंगाल यहाँ पर पड़ता है। उस समय का बंगाल आज के बंगाल और बांग्लादेश को मिला करके था। इसमें जो पूर्वी बंगाल था, अर्थात कहने का मतलब पूर्वी बंगाल इस साइड का, ये मुस्लिम बाहुल इलाका था, और इस साइड का जो इलाका था वो ये हिंदू बाहुल इलाका था। और कर्जन ने इनको इस हिसाब से बांटने का प्रयास किया था कि हिंदू एक साइड पड़ जाए और मुस्लिम एक साइड पड़ जाए। तो ये तो कर्जन के जो विभाजन का जो नीति था कि ये नीति सीधा सीधा था बांटने का, हिंदू और मुस्लिम को विभाजित करने का। लेकिन कारण जो ऑफिशियली बताया गया वो प्रशासनिक, कि इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन करने में कठिनाई आ रही है, अगर इनका क्षेत्र को बांट दिया जाए तो प्रशासन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसी कारण 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ तो इस दिन को बंगाल के लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की। शोक दिवस, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे रक्षाबंधन दिवस मनाने की घोषणा की गई। रक्षाबंधन दिवस। इनके अलावा एक जो क्वेश्चन इनसे और पूछे जाते हैं कि बंगाल विभाजन पर किसने क्या टिप्पणी की, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इसे बम विस्फोट की संज्ञा दी गई थी। बम विस्फोट की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, तो ये दी गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये हमारे विभाजन से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखें। अब इसके रद्द पर थोड़ी सी चर्चा किया जाए। बंगाल विभाजन, अच्छा एक और बात कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई, इसके बाद बंगाल में जो आंदोलन चला उसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन कहते हैं। दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है, स्वदेशी एवं बंग भंग, स्वदेशी या बंग भंग, दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन कहिए या बंग भंग आंदोलन कहिए, दोनों एक ही बात है। इनके अलावा ये जो इतने सारे विभाजन पर जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आपको विभाजन पर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अब रद्द पर जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि इनके रद्द की जो घोषणा हुई थी ये हुई थी 1911 में।
रद्द 1911 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, हार्डिंग के द्वारा। और इस समय जॉर्ज पंचम जो है ये भारत आए थे 1911 में, दिल्ली दरबार लगा हुआ था। इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है। और बंगाल विभाजन के रद्द जो है इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी कि क्या बंगाल का विभाजन रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उस कमेटी का जो नाम था, समिति का नाम था अरुणडेल समिति, अरुणडेल समिति। तो अरुणडेल समिति की अनुशंसा पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो रद्द से भी हम लोग देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दूसरा जो क्वेश्चन है, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव कांग्रेस का जिस अधिवेशन में पारित हुआ था वो था बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 1942 में 8 अगस्त 1942 को बंगाल विभाजन का 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के रहने वाले व्यक्ति थे। 6 साल 1940 से लेकर के 1945 तक ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष थे। चूंकि ये अगस्त में ये क्रांति शुरू हुई थी तो इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस समय जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमें आगे भी देखने को मिल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का तीसरे नंबर पर, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया। तो पहला ऑप्शन है हम लोग का कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण। चूंकि अंग्रेज भारत पर, अगर आप पहला ऑप्शन को सोचे थोड़ा सा, तो कांग्रेस भारत पर शासन शुरू किया है 1764 से। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो है ये तय हो गया कि भारत में तो अंग्रेज का ही शासन रहेगा। और 1764 के बाद ये कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में। 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई है। इस लंबे समय तक राज करने का कारण ये कांग्रेस की उदारवादी नीति नहीं थी, बल्कि भारत में बांटो और राज करो की नीति जो इन्होंने अपनाया, भारतीय राजाओं में फूट डाल करके जिस तरह से अंग्रेजों ने मतलब आपसी लड़ा करके अपना क्षेत्र अधिग्रहण का जो इसका नीति था, उसके कारण उन्होंने लंबे समय तक भारत पर शासन किया। कांग्रेस तो बहुत बाद की बात है, कांग्रेस बाद में आते हैं। हालांकि कांग्रेस की उदारवादी नीति के कारण भी थोड़े दिन ये शासन कर पाए, लेकिन इसका जो सबसे सही उत्तर होगा, लंबे समय तक शासन करने का राज ये था बांटो और राज करो की नीति। भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी जब 1857 की क्रांति तक हमें भारत में कोई नेता नहीं दिखाई देते हैं। 1857 की क्रांति की अगर आप बात कीजिएगा तो 1857 की क्रांति में जो भी नेता थे वो राजा महाराजा थे। 1857 की क्रांति में जैसे झांसी की रानी थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। तो जहां जहां आप देखिएगा लगभग सभी जगह राजाओं द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। बिहार से जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, ये सभी राजाओं के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, न कि किसी जो है नेता के द्वारा। नेता हमें कांग्रेस के आने के बाद दिखते हैं, तो नेताओं की गिरफ्तारी भी इसका कोई कारण नहीं था, बल्कि तीसरा जो ऑप्शन है बांटो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने इतने लंबे समय तक शासन किया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पर अगर आइएगा तो निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी। ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति जब समाप्त हुई तो रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया और उस घोषणा पत्र को पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को। तो रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को, और ये कहां से पढ़ा गया तो इलाहाबाद से। 1 नवंबर 1858 को कहां से पढ़ा गया था, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। और इस समय के वायसराय जो थे ये थे लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए और प्रथम वायसराय हुए। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है ये रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद।
तो इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को नवीन शिक्षा का अग्रणी माना जाता है। तो ये बात सही है। भारत में आधुनिक भारत के जनक कह लीजिए या नवीन शिक्षा के अग्रणी कह लीजिए, ये सभी का श्रेय किसको जाता है भारत में? राजा राम मोहन राय को। तो ये क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन हम लोगों का सही है। राजा राम मोहन राय को नवीन शिक्षा का अग्रणी और भारत का नवीन भारत का अग्रदूत या आधुनिक भारत के पितामह या आधुनिक भारत के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था, ये भी सही है। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनके अलावा एक और नारा जो इन्होंने दिया था, ये था वेदों की ओर लौटो। दूसरा नारा इनका था वेदों की ओर लौटो। और तीसरा जो बात है कि स्वामी दयानंद सरस्वती से आप एक बात और याद रख सकते हैं कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो लेकिन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किए थे। इनके अलावा भारत भारतीयों के लिए है और वेदों की ओर लौटो, ये तीन नारा इनका महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर संसद में भाग लिया, तो इसका बी भी सही है और सी भी सही है। विश्व धर संसद का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 1893 में शिकागो में। 1893 शिकागो में विश्व धर संसद का जो है आयोजन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जो है इसमें भाग लिए थे। तो इनका ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक 1893 में विश्व धर संसद का आयोजन हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, पांचवा के बाद छठा, कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। तो ये थे दादा भाई नेहरू जी। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत जो है दादा भाई नेहरू जी बने थे। तो इनके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं कि इन्होंने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से एक और बात याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने ही किया था, जो कि बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में बने थे। 1876 में ये बनाए थे इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। दादा भाई नेहरू जी के बारे में जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नेहरू जी थे, जिसमें उन्होंने भारतीय धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि अंग्रेज कैसे भारत से धन का निष्कासन करके लंदन ले जा रहे हैं, तो इस पर चर्चा किए थे दादा भाई नेहरू जी। स्वामी विवेकानंद से आप लोग को अभी बात किए थे हम लोग कि स्वामी विवेकानंद 1893 के विश्व धर संसद में जो है भाग लिए थे। इनके अलावा ये जो है रामकृष्ण परमहंस के संस्थापक है। और स्वामी विवेकानंद से एक और बात आप याद रख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। आध्यात्मिक गुरु माना था स्वामी विवेकानंद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इनके अलावा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम कब आता है? 1935 में। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसको गुलामी का चार्टर बताया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसी अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये बिना ब्रेक का इंजन है। ये जो चार्टर है, इस चार्टर के बारे में जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि ये बिना ब्रेक के इंजन, ये जो गाड़ी हमें दिया गया है, ये बिना ब्रेक के इंजन है। इसमें बिना ब्रेक का इंजन। इनके अलावा गांधी जी ने, बिना ब्रेक का इंजन, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक या दिवालिया बैंक का चेक
ये कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में। तो आप 3 कथन याद रख सकते हैं कि गुलामी का चार्टर 1935 के अधिनियम को बताया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 1935 के अधिनियम के बारे में ही जवाहरलाल नेहरू ने बिना ब्रेक का इंजन बताया था 1935 के अधिनियम को ही। और 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, तो 42 के क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। 1942 के क्रिप्स मिशन को क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक ये गांधी जी ने बताया है। पोस्ट डेटेड चेक ये गांधी जी के द्वारा बताया गया क्रिप्स मिशन के बारे में। तो ये 3 कथन आप लोग याद रख सकते हैं। पहला कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर किसने बताया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और इसे ही बिना ब्रेक का इंजन बताया था जवाहरलाल नेहरू ने। और क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, तो ये गांधी जी ने। ये तीनों ही क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पीछे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो इसके अलावा अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा है, तो इसके बारे में लिखा गया है सर हेनरी कॉटन के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सर हेनरी कॉटन। ठीक है, इनके अलावा अगले नंबर पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में, रैयतवाड़ी दक्कन में, महलवाड़ी अवध में। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। भारत में 3 तरह की व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है, मोटा मोटी भारत का नक्शा हम बनाए तो ये देख लीजिए, ये बंगाल का प्रांत था, ये बंगाल, ये महाराष्ट्र, बम्बई, उस समय ये बम्बई था, और ये चेन्नई। ये 3 प्रांत थे भारत में, और यहीं से सभी जगह का प्रशासन होता था। तो अस्थायी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है, अस्थायी बंदोबस्त यहाँ पर, महलवाड़ी व्यवस्था यहाँ पर, और रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त बंगाल सही है, रैयतवाड़ी गलत है, महलवाड़ी व्यवस्था अवध में न होकर के इस साइड भारत का जो पश्चिमी प्रांत था यहाँ पर लागू था, और चेन्नई में दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी था। तो यहाँ पर अवध दिया हुआ है, जो कि रैयतवाड़ी के लिए दक्कन दिया हुआ था, जबकि दक्कन में महलवाड़ी था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था हमें आपको चेन्नई में मतलब दक्षिणी भारत में देखने को मिलता है। तो ये तीन में एक ही सही है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में, रैयतवाड़ी आपको चेन्नई मतलब चेन्नई वाले प्रांत में, मद्रास वाले प्रांत में, और महलवाड़ी व्यवस्था जो है हमें मिलते हैं भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में। ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त 1893 में कॉर्नवालिस द्वारा लगाया गया, 1893 कॉर्नवालिस द्वारा। कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया गया। रैयतवाड़ी हेक्टर मुनरो द्वारा लाया गया था। मुनरो 1820 में ये लाया गया। इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये लाया गया है हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। महलवाड़ी मैकेंजी, महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी द्वारा।
अस्थायी बंदोबस्त को 3 नामों से जाना जाता है, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में ये बात हुई थी कि एक जमींदार को बड़े से भूभाग दे दिया जाएगा और उस भूभाग पर जो है कर को फिक्स कर दिया जाएगा, और उस कर को आपको शाम तक जो है एक डेट फिक्स कर दिया गया, और उस दिन सूर्य के अस्त होने से पहले आपको उसको उस कर को अंग्रेज के पास जमा करना था। तो इसलिए सूर्य अस्त से पहले का डेट दिया गया था, टाइम दिया गया था, इसलिए इसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त को ही सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त को ही सूर्यास्त कानून कहा जाता है। इसके अलावा एक और नाम जो इनका पड़ा है ये है जमींदारी व्यवस्था, क्योंकि इसमें बीच में जमींदार आते थे, क्योंकि जमींदार को बीच में जमीन दे दिया गया, सूर्यास्त कानून। तो सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है और इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। जमींदारी व्यवस्था। तो ये 3 नाम, अस्थायी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून या जमींदारी व्यवस्था, ये तीनों ही अस्थायी बंदोबस्त के ही नाम है, और जो कि लाया गया था कॉर्नवालिस द्वारा। इसमें जमींदार बीच में होते थे, डायरेक्ट किसान जो है, किसान कर देते थे जमींदार को और जमींदार जमा करते थे अंग्रेज के पास। फिर अगर आप महलवारी की बात कीजिएगा तो महलवारी मैकेंजी द्वारा लाया गया था और भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में लाया गया था। तो महाल मतलब होता है गांव, पूरे गांव को एक फिक्स कर दिया गया जमीन, और उस जमीन का जो टैक्स होता था वो अंग्रेज को पूरे गांव एक साथ देते थे, तो इसलिए इसको कहा गया महलवारी व्यवस्था। और रैयतवारी में रैयत का मतलब होता है किसान, तो किसान डायरेक्ट जो है, किसान को भूमि जो दिया गया उस भूमि पर जो कर है डायरेक्ट किसान द्वारा लिया जाता था, तो ये कहा गया, इसे कहते हैं रैयतवारी व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन में सही उत्तर तो इसका ये है, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में, रैयतवारी आपको मद्रास प्रांत में, और महलवारी आपको भारत के पश्चिमोत्तर मतलब दक्कन वाला इलाका और इधर की ओर। अच्छा, थोड़ा सा ये भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन से कितने क्षेत्र पर था। तो अगर आप दक्कन अस्थायी बंदोबस्त की बात कीजिएगा तो अस्थायी बंदोबस्त भारत में 19% भूमि पर, 19%, जबकि रैयतवारी ये था 51% पर, रैयतवारी 51%, और महलवारी जो था ये महलवारी था 30%। तो सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन सा था, तो सबसे अधिक क्षेत्र पर था रैयतवारी, दूसरे नंबर पर था महलवारी, और तीसरे नंबर पर अस्थायी बंदोबस्त। मतलब सबसे छोटे भू क्षेत्र पर जो लागू था वो था अस्थायी बंदोबस्त, और सबसे बड़े भू क्षेत्र पर जो कानून लागू था वो था रैयतवारी व्यवस्था। तो इस तरह हम लोग रैयतवारी, अस्थायी बंदोबस्त और महलवारी व्यवस्था को डिटेल में देख लिए। अब इनसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं पूछे जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा नेता 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, शाहमल, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो रानी लक्ष्मीबाई शाह जो है 1857 की क्रांति में कहां से विद्रोह किए थे? तो रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह करते हैं झांसी से, झांसी। शाहमल करते हैं यूपी के बिजनौर से, और मौलवी अहमदुल्ला शाह करते हैं फैजाबाद से। तो ये तीनों ही आपको 1857 की क्रांति में दिख जाएंगे। इनके अलावा लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, कानपुर से नाना साहब थे। नाना साहब के बचपन का नाम धोदू पंत था। नाना साहब के बचपन का नाम धोदू पंत, जो कि मराठा साम्राज्य के थे। और इसके अलावा बिहार से आपको जगदीशपुर से कुंवर सिंह मिल जाएंगे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। तो इस तरह से बिहार 1857 की क्रांति के नेताओं की लिस्ट है। तो इसमें ये तीनों ही व्यक्ति 1857 की क्रांति में थे। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब तीनों ही सही उत्तर है इसका। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? तो कारण आपका जो है, जो गलत कारण है वो बताना है। तो पहला कारण है ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकता को मान्यता देने से इनकार। दत्तकता का मतलब होता है गोद लिए हुए पुत्र। अगर कोई गोद लेते हैं तो उसको दत्तक पुत्र की संज्ञा दी जाती है, अगर अपना पुत्र न होकर के दत्तक पुत्र होंगे तो दत्तक पुत्र को मान्यता देने से इनकार, ये सही बात है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नियम लाया गया था, और इसके हिसाब से पहले जो मिलाया गया साम्राज्य था वो था झांसी।
झांसी की रानी के जो पुत्र थे वो गोद लिए हुए पुत्र थे, तो दत्तकता को इनकार करने से कारण झांसी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने अपने राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी थी उसका मूल कारण यही था कि दत्तकता की मान्यता खत्म कर देने के कारण जो है झांसी को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। बी ऑप्शन है कि यह कारण कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा घोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक नियम लाया गया जो कि सैनिकों से रिलेटेड था और ये एक मूल कारण बना था। तो ये इसमें कहा गया कि जितने भी सैनिक भारत में भर्ती हो रहे हैं उन सबको अगर जरूरत पड़ी तो समुद्र पार जो है सेवा देने के लिए जाना पड़ेगा। तो सेवा देने के लिए जाना पड़ेगा, ये तो ठीक है, लेकिन भारत के जो व्यक्ति थे वो समुद्र पार जाना अछूत समझा जाता था। अगर यह मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति बाहर समुद्र को पार करता है तो वो उनका धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए भारतीय सैनिक में इस बात के लिए रोष व्याप्त था, क्रोध थे उनके मन में कि इस कानून के कारण जो है हम लोगों को धर्म नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे धार्मिक कारण थे, जैसे सती प्रथा का अंत, इसके बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया गया कैनिंग के द्वारा। तो ये सभी जो कानून थे भारत के जो पवित्र मान्यता थे, जो भारत में पवित्र माने जाते थे, धार्मिक रिवाज माने जाते थे, उनको अंग्रेज द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण भारतीय लोगों में गुस्सा था। तो बी ऑप्शन भी हमारा सही है। अगर सी ऑप्शन पर बात करेंगे, अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, ये तो किसी एंगल से सही नहीं लग रहा है। किसान के रक्षक तो बिल्कुल नहीं थे, किसान को तो हर तरह से लूटा गया और सबसे ज्यादा उस समय चूंकि उतने उद्योग धंधे थे नहीं, तो जितने भी राजस्व थे वो कृषि पर ही निर्भर थे, कृषि से ही राजस्व आता था अंग्रेजों को। तो इसलिए सबसे ज्यादा किसान पर ही बोझ पड़ा हुआ था और हर तरह से किसान का ही शोषण हो रहा था। तो कृषि का तो रक्षक तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। जैसे अस्थायी बंदोबस्त हम पिछले स्लॉट में चर्चा किए थे कि अस्थायी बंदोबस्त आने से जो है बहुत सारे समस्या इसमें आ गई, क्योंकि इसमें कर की दर चूंकि फिक्स कर दिया गया था कि इतना ही कर हमेशा दिया जाएगा, अब से लेकर के जब तक ये कानून रहेगा तब तक इतना ही कर दिया जाएगा। तो अंग्रेज ने शुरुआत में ही कर बहुत ज्यादा लगा दिया। उनका मानना ये था कि अगर ज्यादा कर रहेगा अभी तो बाद में हमें अगर किसान की आय बढ़ती है तो फिर हमें अगर अभी कम रहेगा तो उसकी आय बढ़ने के साथ साथ हम बढ़ाने का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अस्थायी है, इसमें फिक्स कर दिया गया है कर को। तो इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही ज्यादा कर लगा दिया गया, ताकि बाद और कारण ये बताया गया कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा कृषि का विकास होता जाएगा, किसानों की आमदनी बढ़ती जाएगी, इस तरह से कर आपको कम लगने लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बार बार अकाल आते रहे, अकाल के कारण जो है किसान पर दबाव और ज्यादा बढ़ते गए और बहुत ज्यादा किसान जो है इसमें आत्महत्या के शिकार हुए। तो इस तरह से किसान के रक्षक तो बिल्कुल नहीं थे। तो इसका यही कारण जो है ये गलत है, ये कारण नहीं है 1857 की क्रांति की। तो हमें तो यही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा और ये कारण नहीं है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो उसके तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। तो इसमें जो चुनाव हुआ था तो पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि पहला देखिए सब में सार्वभौमिक लगा हुआ है। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि जो सरकार द्वारा उम्र फिक्स किया गया है, जैसे वर्तमान समय में कि किसी की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो वो वोट दे सकते हैं। तो 18 साल से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति अगर वोट दे रहे हैं तो इसे सार्वभौमिक कहेंगे। सार्वभौमिक मतलब सभी अगर वोट दे रहे हैं तभी वहां पर सार्वभौमिक शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो सार्वभौमिक का मतलब सभी। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है वयस्क मताधिकार। तो अभी के समय में ये है, अभी जो वोटिंग चल रहा है भारत में उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। वयस्क मतलब 18 प्लस। तो 18 प्लस के चाहे पुरुष हो या महिला हो सभी वोट दे सकते हैं। लेकिन संविधान सभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार तो थे पर सार्वभौमिक नहीं थे। चूंकि पिछले बार 125 में क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि कितने व्यक्ति संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उसमें वोट दिए थे, और उसका सही उत्तर था 10 से 15%। मात्र उस समय जितने व्यक्ति थे उसमें 10 से 15% व्यक्ति ही संविधान सभा के चुनाव में भाग लिए थे।
10 से 15% व्यक्ति ही भाग लिए थे संविधान सभा के चुनाव में। से 15% इतने ही व्यक्ति संविधान सभा के चुनाव में भाग लिए थे। इसके तो इसे सार्वभौमिक तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। सार्वभौमिक का मतलब 100% व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, भले ही वोट ना मिल गिरे 100%। क्योंकि आज के समय में हम लोग इतने जागरूक होने के बाद भी इस समय 70 से 75% के वोटिंग बीच में वोटिंग होता है किसी भी चुनाव में। तो 100% वोटिंग तो कभी नहीं होता है, लेकिन वोटिंग देने का अधिकार तो सभी को है। लेकिन उस समय सबको वोटिंग देने का अधिकार ही नहीं था, तो यहाँ पर सार्वभौमिक शब्द ही गलत है। सार्वभौमिक यहाँ नहीं होगा, चाहे वयस्क हो या पुरुष हो या महिला हो, तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, वयस्क मताधिकार के आधार पर उस समय वोटिंग हुई थी और 10% व्यक्ति ही वोट दिए थे। और इसमें एक बात और ये भी है कि पुरुष और महिला दोनों वोटिंग किए थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही वोटिंग किए थे। तो इसमें वयस्क मताधिकार उत्तर होगा, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसका तीनों ही ऑप्शन गलत है, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। मतलब कोई भी उत्तर इसका सही ही नहीं है, इसका सही उत्तर होगा वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, कुल कितने व्यक्ति, ये चूंकि ये पिछले बार पूछ चुका है तो हो सकता है रिपीट कर दे, तो 10 से 15% व्यक्ति ही संविधान सभा के चुनाव में भाग लिए थे। 10 से 15। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, ये 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि इनमें से कौन सा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा हुआ था। तो 1919 के अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहा जाता है, जो 1919 में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडमिन मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। इसमें सही कौन कौन है, ए और सी सही है, तो दोनों सही होने के कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एडमिन मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। इस समय मॉन्टेग्यू राज सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे, वायसराय, और ये जो है राज सचिव थे, भारत के राज्य सचिव। और राज्य सचिव जो है घर, वो ब्रिटेन के जो सचिवालय थे वहां बैठते थे, ब्रिटेन के संसद में बैठते थे, और जो भारतीय मामलों के प्रमुख होते थे, भारतीय मामलों के प्रमुख थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब अगले क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 5 मार्च 1931 को जो घटना घटी थी वो था गांधी इरविन समझौता। सही उत्तर इसका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। क्यों हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ, क्योंकि गांधी जी जनवरी 1930 में इरविन से 11 सूत्री मांग करते हैं, और इस 11 सूत्री मांग को इरविन द्वारा नहीं माने जाने के कारण, ये जो है गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग को नहीं माने जाने के कारण गांधी जी जो है नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं। और नमक सत्याग्रह जिसे दांडी मार्च के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के कारण ये शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और तब से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। और जब अंग्रेजों के सर से ऊपर से पानी चलने लगता है, तब जाकर के जो है इरविन, जो उस समय वायसराय थे, गांधी जी को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद जो है इसको समझौता करते हैं 5 मार्च 1931 को। और इस समझौता में जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए कि इस समझौते में पहला तो ये माना गया कि आंदोलन बंद किया जाए। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन की बंद करने की बात की गई, आंदोलन बंद किया जाए। दूसरा जो बात महत्वपूर्ण था वो कहा गया कि जो राजनीतिक कैदी है, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक कैदी है, उनको छोड़ा गया। ये इस समझौता में हुआ था, राजनीतिक कैदी की रिहाई, प्रत्येक की नहीं, बस महत्वपूर्ण राजनीतिक कैदी की, राजनीतिक कैदी की रिहाई। नमक कर तो उसी समय समाप्त कर दिया गया था, जब नमक कर जो है गांधी जी की नमक यात्रा खत्म हुई, उसी समय नमक कर जो है खत्म हो गया था। तो इसके बाद आपको दो बात ये हुई, और तीसरा बात ये हुआ कि सभी जो है कांग्रेस के तरफ से सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। कौन से गोलमेज में, द्वितीय में, गोलमेज द्वितीय में कांग्रेस द्वारा भाग लिया जाएगा। तो 3 बातें आपको याद रखनी है
कि पहला आंदोलन को बंद करना है, दूसरा कि राजनीतिक कैदी जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजनीतिक कैदी को पकड़े गए हैं उनमें महत्वपूर्ण कैदियों को छोड़ा जाए, और तीसरा कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेंगे। ये 3 बातें जो है गांधी अरविंद समझौता में हुआ था। गांधी जी गए गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन बात बन नहीं पाई। गांधी जी पुनः वापिस आए, और वापिस आने के बाद पुनः से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, जबकि खत्म होता है ये कब हुआ है 1931 में। सविनय अवज्ञा खत्म कब होता है 1934 में। ये 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप इनसे याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया। ठीक है, तो पूना समझौता हुआ है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, ये 2 व्यक्ति के बीच में पूना समझौता होता है। कब होता है 1932 में। 1932, तो यहां पर 1932 आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो 24 सितंबर 1932 इसका सही उत्तर होगा। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। अब पूना समझौता से थोड़ी सी बात और एक्स्ट्रा समझ लीजिए थोड़ा सा, कि पूना समझौता क्यों हुआ ये समझते हैं। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वापिस आ गए, तो भारत में चूंकि गोलमेज सम्मेलन में और भीमराव अंबेडकर द्वारा तीनों ही सम्मेलन में भाग लिया गया था, आप लोग ये पढ़े होंगे कि भीमराव अंबेडकर द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया, जबकि कांग्रेस की तरफ से एक ही बार भाग लिया गया, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, लेकिन बात नहीं बन पाई। वहां पर जो चर्चाएं हुई वो गांधी जी को पसंद नहीं आए और वो वहां से वापिस आ गए। और वहां पर जो है मुस्लिम लीग भी गए थे भाग लेने के लिए, तो मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर को देखते हुए, चूंकि 1909 में संप्रदाय के नाम पर जो है एक बार जो है आरक्षण मिल चुका था। एक बार आपको 1909 का जो सुधार आता है, मार्ले मिंटो सुधार, उसमें आपको हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग जो है सांप्रदायिक चुनाव होते हैं, सांप्रदायिक आरक्षण मिलता है। तो यहाँ से एक बार अंग्रेज को ये फायदा दिख चुका था कि विभाजन कराने से कितना फायदा होता है, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया जाए तो कितना फायदा होता है। अब अंग्रेज इस पक्ष में थे कि अब हिंदू में भी बांट दिया जाए, हरिजन को थोड़ा सा अलग किया जाए, और भीमराव अंबेडकर भी इसी पक्ष में थे। भीमराव अंबेडकर जो है हरिजन के आरक्षण की मांग कर रहे थे, और इस तरह से 1932 में आता है सांप्रदायिक आवाज। 1932 में सांप्रदायिक आवाज। सांप्रदायिक आवाज क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि जैसे भारत का नक्शा अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, तो यहां पर चूंकि यहां है बांग्लादेश और यहां है पाकिस्तान, ये पूरा इंडिया है। चूंकि मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था 1909 में, उसी का जो आज परिणाम है कि भारत में पाकिस्तान और भारत जो अलग अलग हुआ, बांग्लादेश जो अलग हुआ, उसी 1909 का जो है परिणाम है, जब हिंदू और मुस्लिम को, चूंकि इनको एक क्षेत्र पूरा का पूरा दे दिया गया, और एक क्षेत्र पूरा दे देने से ये आज परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि एक जगह पूरा आरक्षण सांप्रदायिक चुनाव के लिए एक जगह आरक्षण दे देने से क्या परिणाम हुआ, अंततः विभाजन ही हुआ। ठीक है, ये कब हुआ था 1909 में। इसलिए राजेंद्र प्रसाद 1909 को ही भारत के विभाजन का, पाकिस्तान का जन्मदाता 1909 के सुधार, 1909 का जो आया था नियम, उस नियम को किसने माना था, तो राजेंद्र प्रसाद ने 1909 को ही, नियम को ही पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो यही बात सांप्रदायिक आवाज 1932 में आया, वो ये कह रहा था कि किसी एक क्षेत्र में जो है हरिजनों के लिए सीट फिक्स कर दिया जाए, मान के चलिए इतना क्षेत्र जो है हरिजन के लिए फिक्स कर दिया जाए कि यहाँ से टोटल हरिजन ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये अगर आ जाता तो, और गांधी जी इस बात को जानते थे कि अगर ये होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हरिजन भी जो है पूरे इस विभाजन को जो है मांग करने लगेंगे, वो अलग देश की चर्चा करने लगेंगे। गांधी जी का कथन था कि आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई मतलब बुराई नहीं है, लेकिन आरक्षण आप जहां पर इसका क्षेत्र ज्यादा है आप छिटपुट हिसाब से दीजिए, इस हिसाब से दीजिए, जैसे जिस क्षेत्र में ज्यादा है वहां दे देते हैं, यहाँ ज्यादा है यहाँ दे दिए, यहाँ ज्यादा है यहाँ दे दीजिए, यहाँ ज्यादा है यहाँ दे दीजिए, तो आप छिटपुट में दीजिए, इससे विभाजन नहीं होगा।
गांधी जी का ये कहना था। और भीमराव अंबेडकर इस बात से भी खुश थे कि एक जगह भी कहीं भी मिल जाना चाहिए, तो भीमराव अंबेडकर सांप्रदायिकवाद को मान गए, जबकि गांधी जी मानने को तैयार नहीं थे। और भीमराव अंबेडकर इस बात का विरोध कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए लागू आरक्षण। तो लास्ट में जाकर के 1932 में जब गांधी जी जेल में थे, तो पूना जेल में ही जो है समझौता हुआ भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, और अंततः जो है भीमराव अंबेडकर भी छिटफुट आंदोलन मतलब आरक्षण के लिए मान गए बात एक जगह। और इस तरह से सांप्रदायिकवाद खत्म हो जाता है, एक जगह आरक्षण न मिल करके अलग अलग आरक्षण मिलेगा। और गांधी जी यही कह रहे थे। गांधी जी आरक्षण के बिल्कुल विरोध में नहीं थे, बस उनका मानना था कि अगर एक जगह मिलेगा तो आगे चल करके ये भी विभाजन की बात करने लगेंगे, ये भी अलग देश की बात करने लगेंगे। इसलिए ये जो है अलग एक जगह न होकर के छिटफुट में आरक्षण मिले, छिटफुट में चुनाव के लिए लोग को क्षेत्र दिया जाए। तो इस तरह से 1932 का जो सांप्रदायिकवाद था, इसे रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सांप्रदायिकवाद किसने लाया था, तो ये था मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो सांप्रदायिकवाद भारत भेजते हैं। इसी को लेकर के पूना समझौता होता है भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। तो आशा करते हैं कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे इस कहानी को। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होता है। चलिए अब आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी का है। सही उत्तर होगा इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी। ये जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन जो पूछा गया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये जो है किसने लिखा है, तो ये लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा है, बिस्मिल अजीमाबादी, ये पूछ चुका है। तो यहाँ से मशहूर ना इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी और सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल अजीमाबादी। आगे आते हैं। जबकि इनकलाब जिंदाबाद प्रसिद्ध किसने किया, तो प्रसिद्ध भगत सिंह ने किया है, लेकिन लिखा है हजरत मोहानी ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के क्या कारण थे। तो देख लेते हैं। पहला है मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा। बिल्कुल सही बात है कि भारतीय हस्तशिल्प का जो पतन हुआ, चूंकि ब्रिटेन में उस समय मशीन से कपड़े बनाए जाते थे और मशीन से अलग अलग डिजाइन के ज्यादा कपड़े बनते थे, जबकि हस्त निर्मित वस्तुओं में एक तो बनने में भी ज्यादा समय लगता है, जिसके कारण उसका जो है कॉस्ट भी बढ़ जाता है। मशीन में कम समय में ज्यादा कपड़े अलग अलग डिजाइन के तैयार कर लिए जाते थे। तो मशीन निर्मित वस्तुओं से जो कपड़े थे उससे प्रतिस्पर्धा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो पहला तो ये ठीक है। दूसरा कारण है भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां। ये तो और भी सही बात है कि भारत के हस्तशिल्प उद्योग का पतन ब्रिटिश की दमनकारी नीतियों के कारण ही हुआ। जैसे कर में जो है भारत से जो वस्तु जाता था उस पर जो है कर की मात्रा बढ़ा दिया जाता था, जिससे विदेशों में ये सामान महंगे हो जाते थे और महंगे होने के कारण ये सामान जो है वहां पर कम बिकते थे, जो कि जो सस्ता होगा आदमी वही ज्यादा पसंद करता है। तो यही बात थी कि भारत में दमनकारी नीति और भी कई सारी दमनकारी नीतियां थी, तो ये भी सही है। अगला है भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। ये तो हम अभी चर्चा कर ही लिए कि भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगा दिया जाता था, जिससे वस्तु बाहर देशों में महंगे हो जाते थे और वहां पर जो है ये महंगे होने के कारण नहीं बिक पाते थे। तो इसलिए ये तीनों ही कारण इनका सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों ही सही है इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो ये दिया है सिंगापुर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा दिया है सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्षता की थी, वो थी 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ये इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। जबकि गया अधिवेशन की बात किया जाए तो गया अधिवेशन बिहार में था, तो ये भी इंपोर्टेंट है। इसका अध्यक्षता किए है आरसी मुधोलकर, सॉरी बैस की चितरंजन दास, बैस का चितरंजन दास अध्यक्षता किए हैं। 12 का जो बाकी पूरा अधिवेशन होता है वो है आरसी मुधोलकर, चितरंजन दास, चितरंजन दास।
और लखनऊ अधिवेशन 1916 आरसी मजूमदार, सॉरी अंबिका चरण मजूमदार, 1916 अंबिका चरण मजूमदार। और 16 इसलिए इंपोर्टेंट है कि इसमें राजकुमार शुक्ल द्वारा जो है गांधी जी से चंपारण के नील सत्याग्रह पर चर्चा हुई थी, तो उसी के बाद गांधी जी चंपारण आए थे। दूसरा बात कि इसमें गरम दल और नरम दल फिर से मिल गए, हिंदू मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों फिर से मिल गए। तो 1916 बहुत ही इंपोर्टेंट अधिवेशन था जो लखनऊ में हुआ था। इसमें हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिले, गरम दल और नरम दल मिले थे, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि कौन गांधी की प्रसिद्ध यात्रा दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। प्रसिद्ध गांधी जी की प्रसिद्ध यात्रा जो नमक सत्याग्रह थी, ये शुरू हुई थी 12 मार्च से और चला था 6 अप्रैल तक। सही उत्तर इसका हो जाएगा नमक सत्याग्रह। इसका सही उत्तर नमक सत्याग्रह जो चला था 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो कहां से कहां तक? तो साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा की गई थी। शुरुआत में मात्र 72 लोगों के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था और वहां जाते जाते हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच गई थी। तो गांधी जी का जो ये प्रसिद्ध आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है ये, जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन ये जो चला है, 24 दिन में प्रत्येक दिन गांधी जी 10 मील की दूरी चलते थे। उस हिसाब से 240 मील हुआ। और अगर किलोमीटर में देखा जाए, अगर मील की बात करें तो 240 मील, और अगर किलोमीटर की बात किया जाए तो 385 किलोमीटर। कितने दिन? 24 दिन में। 24 दिन में गांधी जी ने ये यात्रा पूरी की थी। शुरुआत हुई थी 72 लोगों के साथ। और ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इससे जो महत्वपूर्ण है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि इसमें जो है महिला जो है भाग ले, लेकिन एक महिला जो स्वतंत्रता सेनानी थी, उन्होंने गांधी जी को मनाया। उनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो महिलाओं को भागीदारी दिलाने के लिए गांधी जी को मना लिए थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो ये जो है महिला थे जो जिन्होंने गांधी जी को इस बात पर एग्री किए कि नहीं, आप अपने आंदोलन को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित मत रखिए, महिला को भी इसमें भाग लेने का अधिकार देना चाहिए। तो गांधी जी ने इसके बाद जो है गांधी जी अधिकार दिए, फिर महिला को भी शामिल किए। और इस तरह से सरोजनी नायडू जो नमक सत्याग्रह का जो है लीडिंग रोल निभा रही थी धरसना महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में धरसना में थे सरोजनी नायडू। इस तरह से क्वेश्चन एक और पूछता है कि श्री राजगोपालाचारी थे मद्रास में। बिहार में अगर आप बात कीजिएगा तो बिहार में 2-3 जगह जो है, एक था चंपारण जहां से राजेंद्र प्रसाद थे, चंपारण जहां से राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा जो आप नाम याद रखिएगा वो था रामवृक्ष बेनीपुरी, पटना में एक जगह है नखास पीड़, एक तालाब है, वहां से जो है नमक निकालने का कोशिश किए थे रामवृक्ष बेनीपुरी। तो 2 नाम बिहार से आप याद रख सकते हैं। जो सरोजनी नायडू है ये धरसना महाराष्ट्र से थे, और महात्मा गांधी के साथ तो हम लोग चर्चा कर ही लिए। तो गांधी जी की दांडी यात्रा पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हम लोग देख लिया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो दोनों ही बात आपको याद रखना पड़ेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, कब? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और 1939 में इसकी स्थापना होती है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको पीटी में देखने को नहीं मिलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक से। अगला क्वेश्चन है कि किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो ये थे बाबा रामचंद्र। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र। तो यहां पर आपको एक और बात याद रखना पड़ेगा कि बाबा रामचंद्र फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे।
गिरमिटिया मजदूर जो यहाँ से बाहर भेजे जाते थे, एक तरह का दास समझ सकते हैं, गिरमिटिया मजदूर। तो फिजी में ये गिरमिटिया मजदूर थे और जब भारत आए तो एक साधु बन गए, और साधु बनने के बाद इन्होंने जो है इसे बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा, और ये जो है अवध किसान सभा के संस्थापक थे। तो पिछली बार 68 बीपीएससी में जो है ये बात पूछा था कि फिजी से जो किसने गिरमिटिया मजदूर से लौटे और भारत में साधु बन गए, तो वो थे बाबा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दीनबंधु मित्र, तो ये नील दर्पण के लेखक है, नील दर्पण। और रविंद्रनाथ टैगोर थे, बहुत सारे किताबों के लेखक हैं, जिसमें से आप एक याद करने का बात है तो एक याद रखिएगा, बंगलार माटी इनके लेखक हैं, बंगलार माटी के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। इनके अलावा इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो शांति निकेतन भारत में एक आज भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में आज भी कायम है। तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात किया जाए तो भारत के उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, ये है उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में मतलब अभी जो गुजरात साइड से मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो वर्तमान क्षेत्र है, भारत का पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग उत्तर पश्चिम क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र के जो प्रमुख थे वो थे अब्दुल गफ्फार खान। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमांत गांधी कहिए या फ्रंटियर गांधी कहिए, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहिए। ये पूर्णतः गांधीवादी आदर्श पर चलने वाले व्यक्ति थे, अहिंसा के एकदम प्रबल समर्थक, गांधी जी के प्रबल समर्थक थे। तो इन्होंने जो है लाल कुर्ती आंदोलन, जिन्हें लाल कुर्ती आंदोलन या इन्हीं को खुदा खिदमतगार कहा जाता है, इस आंदोलन को ही कहा जाता है खुदा खिदमतगार। और इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि ये क्रांतिकारी बिल्कुल नहीं थे, ये एकदम अहिंसा के समर्थक, गांधी जी के राह पर चलने वाले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। क्रांतिकारी आंदोलन इनके द्वारा नहीं किया गया, ये एकदम अहिंसक आंदोलन के नेता थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन थे? तो सीमांत गांधी, जिन्हें हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान, उनका ओरिजिनल नाम है, प्यार से सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी की उपाधि मिली है इन्हें। अब आते हैं कि 1917 में कलकत्ता में प्रथम जूट मिल के जो संस्थापक थे, ये कौन थे? तो सेठ हुकुमचंद। ये याद कर लीजिएगा कि सेठ हुकुमचंद प्रथम जूट मिल जो कलकत्ता में 1917 में स्थापित हुआ, उनके संस्थापक थे। जबकि अगर आप बंबई में जो पूछा जाता है कि बंबई में कॉटन फैक्ट्री के संस्थापक के थे, कौन थे? बंबई में सूती वस्त्र मिल के पहला जो सूती वस्त्र मिल था, यह था काबस जी दाभाल। ये सूती वस्त्र मिल के संस्थापक थे, जबकि जूट मिल के थे सेठ हुकुमचंद। ये कहां पर? बंबई में, और ये थे कलकत्ता में। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का प्रबल विरोधी कौन था? तो 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ, तो असहयोग आंदोलन में कांग्रेस द्वारा ये जो है चर्चा किया गया कि तय किया गया कि हम लोग अब विधानसभा के चुनाव में नहीं लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाला था, जिसमें कहा गया कि प्रथम विधानसभा चुनाव था, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस द्वारा कि हम विरोध करेंगे, अर्थात किसी तरह से अंग्रेज का सहयोग नहीं करेंगे। इसी को तो असहयोग कहा गया। असहयोग मतलब सहयोग न करना।
तो विधानसभा भी तो अंग्रेज के सहयोग के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें भारतीय सदस्य होते। तो ये तो ठीक है, भारतीय सदस्य होते, लेकिन एक तरह से सर्वोच्चता तो अंग्रेज की ही थी। तो हर जगह से भारतीय व्यक्ति जो है अपना बहिष्कार दे रहे थे। तो कांग्रेस ने भी डिसाइड किया कि हम लोग विधानसभा में भी जो है नहीं लेंगे भाग। लेकिन दो व्यक्ति थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों व्यक्ति का मानना था कि नहीं, हमें विधानसभा के इलेक्शन में भाग लेना चाहिए और इसमें भाग लेकर के कांग्रेस पर कम से कम उनके द्वारा जो गलत नीति लाया जाएगा, गलत कानून लाया जाएगा, तो उसका कम से कम हम लोग पार्लियामेंट में विरोध तो करेंगे। तो विरोध करने के लिए वहां रहना तो जरूरी है, तो इसके लिए वहां रहने के लिए आपको भाग लेना पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में। तो कांग्रेस का ये दोनों व्यक्ति का मानना था, जबकि पूरे कांग्रेस में कोई जो है इसके सपोर्ट में नहीं थे। सभी चाह रहे थे कि नहीं, इसका भी विरोध होना चाहिए विधानसभा का। इन दोनों को छोड़ करके ये दो व्यक्ति बाद में आ जाते हैं और 1923 में जब असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो पाता है, तब जाकर के 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बना था? विधानसभा का बहिष्कार करने के ही उद्देश्य से बना था। विधानसभा का बहिष्कार कौन करना चाह रहे थे? तो कांग्रेस विधानसभा का बहिष्कार करना चाह रहे थे और ये कांग्रेस का विरोध कर रहे थे कि नहीं, हमें बहिष्कार नहीं करना चाहिए विधानसभा का, हमें भाग लेना चाहिए इसमें। तो इस बात के लिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जो मुख्यतः बस विधानसभा के चुनाव में भाग लेना है, विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना है, इस पर्पज से बनाया गया था। तो स्वराज पार्टी 1923 में गठित हुआ, जब 1920 में ही ये जो विरोध कर रहे थे, लेकिन चूंकि इन्हें कांग्रेस के विरोध भी नहीं जाना था, तो असहयोग आंदोलन तक का वेट किए, असहयोग आंदोलन असफल रह गया, तो 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विरोधी विधान परिषद के बहिष्कार का विरोधी कौन था? तो बहिष्कार कांग्रेस था, लेकिन बहिष्कार का विरोध किया इन दो व्यक्ति ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, मोतीलाल नेहरू, ए और बी दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर के। किसने स्वदेशी आंदोलन के प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो एनसीईआरटी का ये लाइन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में जो है भारत माता की प्रथम पेंटिंग जो बनाई थी वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स के लेखक, तो ये थे डेविड हार्डीमैन। पुस्तक के नाम आजकल बीपीएससी बराबर पूछते रहे हैं, तो डेविड हार्डीमैन द्वारा जो है ये लिखा गया गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स के लेखक। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा, तो इम्पोर्टेंट भी है और साथ में इन्हें आप लोग बार बार जो है देखते रहना जरूरी है। इन सब पुस्तक के नाम कब कौन से फिर से वापिस आ जाए कोई मतलब ठीक नहीं है, तो इसलिए इन सब क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस बहुत है। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे? आईएनए का पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय सेना और इसके संस्थापक थे मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। और बाद में इसमें सुभाष चंद्र बोस जुड़े और रास बिहारी बोस जुड़े थे और इन्होंने जो है आईएनए को और विस्तृत आयाम दिया था। तो स्थापना लेकिन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, एक बात और आप याद रख सकते हैं कि इसमें चार जो है दल में बांटा गया, 4 दल में। एक था झांसी दल, जिसका जो है एक महिला के लिए था, बाद बाकी 3 पुरुष के लिए, जिसमें से एक था गांधी दल, एक था नेहरू दल, एक था कलाम, गांधी नेहरू और एक कलाम दल था। तो उसमें जो है उन सभी पर जो है बाद में केस चलता है, जिनमें महत्वपूर्ण थे प्रेम सिंह सोहगल थे, गुरु प्रसाद ढिल्लो थे और एक मुस्लिम व्यक्ति थे। तो इन तीनों पर जो है दिल्ली में केस चलाया गया, जिसमें केस पर जो है भुल्ला भाई देसाई नाम के वकील आईएनए के तरफ से लड़े थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब आईएनए पर केस चला तो आईएनए के तरफ से वकील कौन थे? तो वो थे भुल्ला भाई देसाई। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो बीपीएससी ने इसका उत्तर वैसे तो दलित आंदोलन माना है, लेकिन एक तरह से जो ताना भगत आदिवासी आंदोलन थे। तो ठीक है, बीपीएससी माने हैं तो बीपीएससी का ही बात मान लिया जाए। तो दलित आंदोलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ताना भगत आंदोलन का सही उत्तर हो जाएगा दलित आंदोलन, जो कि बिहार में 1915 में जो है मतलब घटित हुआ था।
और ये गांधी जी के प्रबल समर्थक व्यक्ति थे। इसे गांधीयन आंदोलन भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन को गांधीयन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये गांधी जी के सपोर्ट करने वाले व्यक्ति थे। 1915 में ये बिहार वाले क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन चला था और गांधी जी के प्रबल सपोर्टर थे ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलित आंदोलन। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका तो वैसे सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीडी सावरकर। पहली स्वतंत्रता संग्राम की जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक ही है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसी को हिंदी में कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके अलावा और भी जो इस पर कथन थे, सैनिक विद्रोह, एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 में विद्रोह को कहा सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी? सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी? सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी जॉन सीले। सैनिक विद्रोह कहा। इसके बाद एक और अंग्रेज थे जिन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ये कहा था ऑट्रम और टेलर, दो व्यक्ति ने इसे, ऑट्रम और टेलर, इन्होंने हिंदू मुस्लिम संघर्ष की संज्ञा दी। और एक और भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में कहा कि न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता, न ही स्वतंत्रता आंदोलन था। ये किसने कहा? तो ये कहा था आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने इसे न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा दी थी आरसी मजूमदार ने। सैनिक विद्रोह सीले, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र ऑट्रम और टेलर, इन दोनों ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। जबकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने। आरसी मजूमदार ने क्या कहा था? ये कहा न तो ये प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये आरसी मजूमदार का कथन है। तो इन चारों कथन को आप याद रख सकते हैं, बराबर इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 1857 के विद्रोह पर जो टिप्पणी की गई थी, ये टिप्पणी इस प्रकार है। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि नेक्स्ट 32 नंबर है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन को कहा गया। इस पर हम लोग पहले ही, जो पहला क्वेश्चन हम लोग का था, तो इस पर हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहली बार मतलब पूछा गया कि स्वदेशी और बहिष्कार के रूप में जो है प्रथम बार स्वदेशी और बहिष्कार कब भारत में अपनाया गया? तो ये पहली बार अपनाया गया है बंगाल विभाजन में। ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखिए कि इसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, और बंगाल विभाजन तो है ही, तो स्वदेशी एवं बंग भंग आंदोलन भी इसे कहा जाता है। तो अब अगला, ये होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। होम रूल लीग के संस्थापक भारत में दो व्यक्ति थे। ये होम रूल का मतलब होता है कि होम मतलब घर का शासन, होम मतलब घर का शासन, और ये कंसेप्ट आया है आयरलैंड से।
आयरलैंड के एक व्यक्ति थे एनी बेसेंट, जो भारत में आए थे और उन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना भारत में की। तो होम रूल लीग की स्थापना भारत में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास प्रांत में किया गया, जबकि पूना प्रांत में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूना में किया गया। तो होम रूल लीग 1916 भारत में आते हैं, जिसका मतलब होता है घर का शासन। और घर का शासन ये कंसेप्ट आया है आयरलैंड से, और आयरलैंड के जो महिला थी एनी बेसेंट, जिन्होंने मद्रास में जो है होम रूल लीग की स्थापना की, और पूना में बाल गंगाधर तिलक करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 1817 का जो हिंदू कॉलेज है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की जाती है। किसके सहयोग से? तो डेविड हेयर के सहयोग से। डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय द्वारा, राम मोहन राय ये करते हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना। एक और बात राजा राम मोहन राय से आप याद रखिए, वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी यही करते हैं 1825 में। वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। ठीक, हिंदू कॉलेज की भी स्थापना ये 1825 में 17 में करते हैं, और ये वेदांत सोसाइटी 1825 में। इसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। हेनरी विवेजियन डिरेजियो ये यंग बंगाल आंदोलन के जनक हैं। यंग बंगाल आंदोलन, इसके अलावा जोनाथन डंकन ये बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। बनारस संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन बनारस संस्कृत कॉलेज कब? 1897 में। तो इतनी बातें आप तीन व्यक्ति है। राजा राम मोहन राय तो बहुत बड़े जो है समाज सुधारक थे, इनके बारे में बराबर क्वेश्चन आते रहेंगे और भी डिटेल में हम लोग इन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यंग बंगाल आंदोलन से बस इतना ही पूछा जाता है कि किसने किया था। तो हेनरी विवेजियन डिरेजियो एक घड़ी साज थे, मतलब घड़ी ठीक करने वाले व्यक्ति थे, और जोनाथन डंकन बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। निम्न में से किसने कहा कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसके मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये कथन जितने भी है, तो कथन याद रखिएगा। ये कथन है कर्जन का। कर्जन कहता है, और डफरिन ने भी एक टिप्पणी की थी कांग्रेस पर ये टिप्पणी हुआ था कि डफरिन टिप्पणी करते हैं अल्पसंख्यकों का समूह। क्योंकि भारत में पहले बार जो है सिर्फ 72 व्यक्ति ही कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो अल्पसंख्यक का समूह। तो दो अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने टिप्पणी किया था कांग्रेस पर। एक टिप्पणी तो हुआ था डफरिन के द्वारा, जो कांग्रेस की स्थापना के समय वैसे रहे थे, तो उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों का समूह कहा। दूसरा टिप्पणी कर्जन के द्वारा हुआ था, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा और यह मेरी भारत में रहते हुए महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो दो टिप्पणियां कांग्रेस पर की गई थी। इसके अलावा भारतीय व्यक्ति द्वारा भी कुछ टिप्पणियां की गई, जिसमें लाला लाजपत राय इन्होंने दो टिप्पणी की। एक तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया, सेफ्टी वाल्व क्या है कि 1857 की क्रांति होने के बाद फिर भी छोटे मोटे 1857 के विद्रोह को तो अंग्रेज द्वारा वैसे कुचल दिया गया, लेकिन छोटे मोटे विद्रोह फिर भी होते रहे। अलग अलग जगहों पर छोटे मोटे विद्रोह होते ही रहे थे। अंग्रेज को यह महसूस होने लगा था कि देखिए, ये जो विद्रोह हो रहा है ये जनता और राजा के बीच जो डायरेक्ट संवाद नहीं है, इस कारण से ये विद्रोह हो रहा है। अगर जनता और राजा के बीच में अच्छा संवाद रहे, कनेक्शन अच्छा रहे, कम्युनिकेशन अच्छा रहे, तो विद्रोह होने का कोई बात ही नहीं होता है तब। तो विद्रोह होने का प्रमुख कारण है जनता और राजा के बीच का जो है कम्युनिकेशन का गैप जो होता है, तभी जाकर के विद्रोह होता है।
तो अंग्रेज जो है इस पक्ष में थे कि अब एक ऐसा साधन होना चाहिए बीच में, एक ऐसा पुल होना चाहिए, एक ऐसा साधन संस्था होना चाहिए जो अंग्रेज और भारतीय जनता के बीच में जो है पुल का काम करे, अर्थात भारतीय जनता का तकलीफ हमारे तक पहुंचाए, ताकि हम उनको थोड़ा सा, मतलब अंग्रेज तो पूर्ण सुधार के पक्ष में कभी भी नहीं रहे, पर थोड़ा सा बात मान करके विद्रोह को दबाया जा सके। मतलब डायरेक्ट जनता विद्रोह न करे, थोड़ा सा पहले मांग के द्वारा जो है ये काम करे। तो ये अंग्रेज चाहते थे कि एक संस्था होना चाहिए, और यह काम दिया गया किसको, तो A.O. ह्यूम, जो पहले ब्रिटिश अधिकारी थे, और उन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना किया है। और कांग्रेस की स्थापना इसी मंतव्य के साथ हुआ था कि अंग्रेज की सहायता, एक तरह से समझिए अंग्रेज की सहायता के लिए हुआ है ये। तो लाला लाजपत राय, इसे ही सेफ्टी वाल्व कहा, अंग्रेज ने अपनी सेफ्टी के लिए कांग्रेस की स्थापना की, इसलिए इसे सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहा जाता है। ये किसने दिया था, लाला लाजपत राय। इसके अलावा ये जो है एक और जो है लाला लाजपत राय के अलावा बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, 3 दिवसीय तमाशा, 3 दिवसीय तमाशा, ये भी इन्होंने ही कहा था, लाला लाजपत राय ने। इसके जो है एक और व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कांग्रेस को टरटराने वाला मेढक, टरटराने वाला मेढक, ये बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से कांग्रेस पर 2 अंग्रेज व्यक्ति और कुछ भारतीय व्यक्ति टिप्पणी करते हैं। जिस तरह से ये जो है क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इतनी टिप्पणी आप याद रख सकते हैं। प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। उस समय भारत का जो मुगल शासक था वो था, प्लासी के युद्ध समय था आलमगीर द्वितीय। कब? 1757 में। और शाह आलम द्वितीय होते हैं बक्सर के युद्ध के समय। बक्सर के युद्ध के समय भारत का जो है मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, और प्लासी के युद्ध के समय था आलमगीर द्वितीय। तो ये 2 व्यक्ति, दोनों ही 2 महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुआ था, युद्ध हुआ था, उस समय ये 2 व्यक्ति थे। आलमगीर द्वितीय प्लासी युद्ध के समय, शाह आलम द्वितीय जो है ये बक्सर युद्ध के समय। इसके अलावा अब जो बी ऑप्शन है अकबर द्वितीय, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, जो बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 1803 में दिल्ली पर पूर्णतः अधिकार हो जाता है अंग्रेज का। 1803 में दिल्ली अंग्रेज के अधीन आ जाता है। दिल्ली अंग्रेज के अधीन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश के संरक्षण में, पूर्णतः ब्रिटिश के संरक्षण में राज्याभिषेक होने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वो था अकबर द्वितीय। इनको कब गद्दी मिलती है? 1806 में। 1806 में अकबर द्वितीय को गद्दी मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्णतः अंग्रेज के संरक्षण में जो गद्दी मिला, तो वो किन्हें मिला है? अकबर द्वितीय को। राज्याभिषेक पूर्णतः अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था अकबर द्वितीय के समय में। इनके अलावा अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ये जो है राजा की उपाधि देते हैं किनको? मोहन राय को, जिन्हें बाद में फिर हम लोग राजा राम मोहन राय कहते हैं। तो राजा की उपाधि दिया जाता है राम मोहन राय को, राम, जिसे हम लोग बाद में राजा राम मोहन राय कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें अकबर जो है राजा की उपाधि देते हैं और इन्हें भेजते हैं ब्रिटेन। और ब्रिटेन इसलिए भेजते हैं कि वहां की जो रानी है उन्हें बताया जाए कि अंग्रेज द्वारा किस तरह मुगल शासक के अधिकार का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकार में कटौती किया जा रहा है। ये अकबर द्वितीय द्वारा बताया गया कि राजा राम मोहन राय को बता करके और ब्रिटेन के महारानी से बात करने के लिए भेजा जाता है। तो इसके बाद राजा राम मोहन राय जो है ब्रिटेन जाते हैं 1829 में, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में। तो इनकी समाधि, राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर है? ब्रिस्टल, लंदन। ब्रिस्टल में है समाधि इनकी, लंदन में, लंदन, राजा राम मोहन राय की समाधि।
कब मृत्यु होती है? 1833 में। ठीक, इनकी मृत्यु का कारण भी कई बार पूछ लिया गया है कई सारे एग्जाम में। तो इनकी मृत्यु का कारण था मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जिसके कारण मस्तिष्क का जो है, मस्तिष्क में क्लॉटिंग होने लगता है, ब्लड जो है थक्का जम जाता है, जिसके कारण रक्त का संचार बंद हो जाता है, जिसे हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण राजा राम मोहन राय की मृत्यु लंदन में होती है। लंदन के ब्रिस्टल में आज भी इनकी समाधि है। इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और अकबर द्वितीय इनको लंदन इसलिए भेजते हैं कि वहाँ की जो महारानी है विक्टोरिया, उनसे जाकर के बात किया जाए कि किस तरह अंग्रेजों द्वारा उनके अधिकार में कटौती किया जा रहा है। इन सब जो भी तकलीफ थी उनको वही सब बात बताने के लिए उनको भेजा गया था। तो 1803 में दिल्ली का पूर्णतः दिल्ली पर अंग्रेज का अधीन हो जाता है और पूर्णतः 1806 में ये अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह है। तो इनके अलावा अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अकबर द्वितीय से आप इतनी बातें याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन है साल, इसका सही उत्तर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय C नंबर, और बक्सर युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लीजिए, अब अलग ही टाइप का क्वेश्चन कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था, चूंकि 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है तो क्लाइव यहाँ के गवर्नर बनते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद 5 और गवर्नर हुए, जिसमें 2 नाम तो यहाँ पर है ही, हॉलवेल और बेंसीटार्ट। तो क्लाइव, बेंसीटार्ट, हॉलवेल और 2 गवर्नर भारत में बने। उसके बाद वारेन हेस्टिंग आते हैं, जो भारत के प्रथम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो बंगाल के गवर्नर 5 थे, जिसमें से ये सही उत्तर 1764 में थे बेंसीटार्ट। 1764 में बेंसीटार्ट इसका सही उत्तर होगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है। और बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ है? तो अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मीर कासिम, जो कि उस समय बंगाल के नवाब थे, और तीसरी तरफ थे सुजाउद्दौला, जो कि अवध के नवाब थे। सुजाउद्दौला अवध और मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। और बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बेंसीटार्ट बंगाल के गवर्नर थे। और ये बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब उस समय सुजाउद्दौला थे। तो 3 व्यक्ति के इसमें नेतृत्व अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो बंगाल के अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किया था। और बहुत अच्छी जीत भी हासिल की थी इन्होंने अंग्रेज इसमें विजय रहे। तो बेंसीटार्ट इस समय जो है बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर के रूप में बेंसीटार्ट थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी था एलिस। और बाद में आप सुने भी होंगे, एक सेकेंड, तो बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी था एलिस। ठीक, एलिस के बारे में एक और बात थी कि जब बक्सर का युद्ध खत्म होता है तो बक्सर युद्ध के समय मीर कासिम अपनी राजधानी मुंगेर ले आते हैं। बक्सर युद्ध से पहले जब मीर कासिम बंगाल के नवाब बनते हैं प्लासी युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद पहले मीर जाफर बनते हैं नवाब, लेकिन मीर जाफर अयोग्य थे। तो फिर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बनाया, लेकिन मीर कासिम योग्य थे। तो मीर कासिम पहले तो बंगाल से हटे और अपनी राजधानी मुंगेर लाए, ताकि अंग्रेज का उतना हस्तक्षेप न रहे उनके शासन में। जब मुंगेर लाते हैं तो पटना में उस समय कंपनी के प्रभारी थे एलिस, और एलिस को ही पहले पीटते हैं मीर कासिम। एलिस को यहाँ से भगा देते हैं पटना से, तब जाकर के बक्सर मतलब अंग्रेज जो है बंगाल से चलते हैं मीर कासिम के पीछे कि मीर कासिम को मार करके भगाया जाए यहाँ से, और मीर कासिम को नवाब की गद्दी से हटाया जाए। तो इसी कारण मीर कासिम का पीछा करते हुए अंग्रेज जाते हैं कहाँ पर? बक्सर के पास, और बक्सर के युद्ध होता है। और उस समय मीर कासिम पहुंचे थे कहाँ पर? अवध में, अवध के नवाब से मदद मांगने के लिए। तो शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, ये तीनों एक तरफ थे। तो और एक तरफ से एलिस जो है, एलिस को ही पीटने के कारण मीर कासिम से जो है बक्सर का युद्ध हुआ था।
तो एलिस उस समय पटना के कंपनी के प्रभारी थे। क्योंकि इनको ही मार करके भगा दिया था अमेरिका से, इसलिए अंग्रेज इनका पीछा कर रहे थे। तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इस पर चर्चा हो चुकी है। मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से खान बहादुर, रायबरेली से खान बहादुर, और फैजाबाद से शाह अहमद मौलवी अहमदुल्ला थे। खान बहादुर बरेली से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। ठीक। लियाकत अली तो 1857 के विद्रोह में नहीं थे। लियाकत अली और शौकत अली ये कब आते हैं, तो ये आते हैं खिलाफत आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन। तो इस तरह से ये तीन, इसके सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा फैजाबाद से, तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो अभी हम लोग चर्चा की इस पर कि इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरीन थे, और इसकी डफरीन और कर्जन के द्वारा जो है 2 टिप्पणियां भी की थी। डफरीन ने ऐसे अल्पसंख्यक का समूह कहा था, और कर्जन कहे थे कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रही है और मेरी यह इच्छा है, भारत में रहते हुए मेरी यह इच्छा है कि मैं इसे मरने में सहयोग दे सकूं। इनके अलावा भारत में लाला लाजपत राय द्वारा इसे 3 दिवसीय तमाशा और जो है ये कहा गया था कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया गया था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की स्थापना के लिए। तो इसका सही उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था वो था डफरीन। और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का आज का कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो विभाजन, कांग्रेस का विभाजन होता है 2 भाग में, गरम दल और नरम दल के रूप में। ये होता है 1907 के सूरत अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। तो सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस की विभाजन होता है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है 1907 के सूरत अधिवेशन में, और इसका फिर मेल होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, फिर से मिलन हो जाएगा। तो 1907 जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन था। तो इस तरह से हम लोग 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पहला से 12वीं तक पूछे गए, जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे, उसको हम लोग देखे। अब जो है फिर 2 लेक्चर और होंगे, चूंकि जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके पूरे माध्यम से हम लोग जिस तरह से अभी डिटेल में देख रहे हैं, उसी तरह और भी जो 1-2 वीडियो आएंगे उसमें भी इसी तरह डिटेल कवर रहेंगे। तो अभी तक जो है हम लोग पहले ये डिटेल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अन्य जो कुछ इंपॉर्टेंट बचेंगे, वैसे तो हमारे ख्याल से नहीं बचना चाहिए। इसी के माध्यम से पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये सब सारे के सारे, जिसमें जैसे कथन हो गए आपको, और उसके बाद किताब पुस्तक के नाम हो गए, वो सब जो है जरूरी है। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।